नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या। देखिए, साल 2025 सोने और चांदी के लिए एक कमाल का साल था। मतलब कीमतें इतनी ऊपर चली गईं जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, भारत में सोने का वायदा भाव सोचिए प्रति 10 ग्राम 1,82,000 रुपए के भी पार चला गया था। एक नया रिकॉर्ड। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। अचानक से सब कुछ पलट गया। कीमतें लगभग 9% तक नीचे आ गईं और बस निवेशकों के मन में एक ही सवाल था, अरे ये अचानक क्या हो गया? तो चलिए इसी उथल-पुथल को, इस वॉलेटिलिटी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि इसका आखिर मतलब क्या है। आज के दौर में सबसे बड़ा सवाल यही है जो हर कोई पूछ रहा है। क्या ये जो गिरावट आई है ये बस एक छोटा सा करेक्शन है, या फिर जो तेजी का पूरा माहौल बना हुआ था वो अब खत्म हो गया है? देखिए, आज जो हो रहा है उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 2025 में। समझना होगा कि वो जबरदस्त तेजी आई ही क्यों थी। और ये जो तेजी थी वो कोई मामूली नहीं थी। इस चार्ट को देखिए। सबसे दिलचस्प बात है मुनाफे का साइज। चांदी की कीमतें करीब करीब 150% तक उछल गईं। सोचिए, 1.5 गुना। तो सवाल उठता है कि ये सब हुआ कैसे? देखिए, ये कोई तुक्का नहीं था। इसके पीछे कई बड़े ग्लोबल इकोनॉमिक कारण थे। आप कह सकते हैं कि एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म बन गया था। अब बात करते हैं सोने की। ये जो हाल में गिरावट आई है, इसके बावजूद भी सोने की कहानी लॉन्ग टर्म में मजबूत क्यों दिखती है? चलिए इसे समझते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो इस चार्ट में साफ दिख रही है। ये फाइनेंस की दुनिया की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक, मतलब देशों के केंद्रीय बैंक, रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से सोना खरीद रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है। पता है क्यों? क्योंकि 1996 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सेंट्रल बैंकों के पास अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से ज्यादा सोना हो गया है। मतलब देश अब अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करके सोने जैसे हार्ड एसेट्स पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। तो ये सेंट्रल बैंक आखिर इतना सोना खरीद क्यों रहे हैं? इसके पीछे एक सीधी सादी स्ट्रैटेजी है। आज की अनिश्चित दुनिया में वो अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं। और सिर्फ सेंट्रल बैंक ही नहीं, इसी सेंटिमेंट को दुनिया के कुछ सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक भी सपोर्ट कर रहे हैं। ड्यूच बैंक और सोसाइटी जनरल जैसे बड़े नामों का तो अनुमान है कि सोना 2026 में $6,000 प्रति औंस तक भी जा सकता है। चलिए अब सोने से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चांदी की। और चांदी की कहानी तो सोने से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कह सकते हैं विस्फोटक है। देखिए, सोने से अलग चांदी की एक खास बात है। इसका एक डबल रोल है। ये सिर्फ एक मॉनेटरी एसेट यानी पैसे की तरह नहीं है, बल्कि ये एक बहुत जरूरी इंडस्ट्रियल मेटल भी है। मतलब निवेश भी और इंडस्ट्री में इस्तेमाल भी। इसकी चाल कितनी तेज होती है, इसका अंदाजा आप सिटी ग्रुप के इस कोट से लगा सकते हैं। उन्होंने चांदी की रैली को गोल्ड ऑन स्टेरॉइड्स कहा था। मतलब सोने का एक ज्यादा पावरफुल, ज्यादा तेज वर्जन। तो चांदी की कहानी के पीछे दो मेन ड्राइवर हैं। एक तरफ तो इंडस्ट्री में इसकी डिमांड आसमान छू रही है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, एआई इलेक्ट्रॉनिक्स, सब जगह चांदी चाहिए। और दूसरी तरफ इसकी सप्लाई कम पड़ रही है। पिछले 5 साल से लगातार जितनी चांदी की जरूरत है उतनी निकल नहीं रही। और ये कमी कोई छोटी मोटी नहीं है। ये आंकड़ा देखिए, 800 मिलियन ऑन्स। 2021 से अब तक सप्लाई में जो टोटल कमी आई है वो लगभग इतनी है। ये उतना है जितना एक पूरे साल में दुनिया भर की खदानों से चांदी निकलती है। मतलब एक साल का प्रोडक्शन तो बस घाटे में ही चला गया। तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। सोने और चांदी के भविष्य के लिए इन सब का मतलब क्या निकलता है? तो देखिए, ज्यादातर मार्केट एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये जो हाल में गिरावट आई है ना, ये एक टेक्निकल करेक्शन है। मतलब जो लॉन्ग टर्म तेजी की कहानी है उसके फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो एक्सपर्ट्स की सलाह क्या है? उनका कहना है कि कीमतों में इस गिरावट को एक मौके की तरह देखना चाहिए, एक्यूमुलेट करने का, यानी खरीदने का। क्योंकि जो असल वजह हैं, जो स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स हैं, वो अभी भी बहुत स्ट्रांग हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है,
जिस तरह से दुनिया भर में चीजें बदल रही हैं, क्या हम सिर्फ एक और तेजी देख रहे हैं, या फिर ये सोना चांदी जैसी पुरानी संपत्तियों का इस नई मॉडर्न दुनिया में एक परमानेंट रीप्राइसिंग है, एक मौलिक पुनर्मूल्यांकन?